जो भी आए उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि हर चीज को ऊपर से एक गाइड बनाकर भेजा गया है। इन्हीं ब्यूटीफुल लाइंस में पोएट रूमी हमारे इनर वर्ल्ड पर एक रैडिकल पर्सपेक्टिव देते हैं। एक स्वागत, क्यूरियोसिटी और एक्सेप्टेंस का नजरिया, ना कि रेजिस्टेंस का। माइंड फौज में आपका स्वागत है। आज हम सबसे फंडामेंटल ह्यूमन चैलेंजेस में से एक को टैकल कर रहे हैं, अपने ही इमोशंस के साथ हमारा रिलेशनशिप। छोटी उम्र से ही हम में से ज्यादातर को एक बहुत ही सिंपल और गहरी गलत सीख दी जाती है। गुड इमोशंस होते हैं जैसे हैप्पीनेस और जॉय, और बैड इमोशंस होते हैं जैसे गुस्सा, दुख और डर। हमें बताया जाता है कि बुरे को दबाओ और अच्छे का पीछा करो। इससे एक कांस्टेंट इंटरनल वॉर छिड़ जाती है। हम अपने गुस्से से फाइट करते हैं, अपने दुख को नंब कर देते हैं और अपने डर से भागते हैं। लेकिन ये वॉर अनविनेबल है, और इससे लड़ते हुए हम ना सिर्फ खुद को थका देते हैं, बल्कि हम उस गहरी विजडम को भी मिस कर देते हैं जो हमारे इमोशंस हमें ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उस बैटलफील्ड को पीछे छोड़ रहे हैं। हम इमोशनल एल्केमी की कला सीखने जा रहे हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी सबसे डिफिकल्ट फीलिंग्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गुस्सा के लीड को विजडम, रेजिलियंस और पर्पसफुल एक्शन के गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। ये हर वक्त अच्छा फील करने के बारे में नहीं है, ये फील करने में बेहतर होने के बारे में है। ये अपने इमोशंस का विक्टिम बनने से उनके मैसेजेस का एक स्किलफुल इंटरप्रेटर बनने के बारे में है। हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमारी पुरानी स्ट्रैटेजीज फेल क्यों होती हैं, आपके इनर स्टेट को समझने के लिए एक नई फिलॉसफी देंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप एक 4 स्टेज फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसे आप किसी भी इमोशन को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इमोशनल सॉवरेनिटी हासिल करने के बारे में है। चलिए काम शुरू करते हैं। एक नया सिस्टम बनाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पुराना वाला टूटा हुआ क्यों है। इमोशन मैनेजमेंट का सप्रेस एंड कंट्रोल मॉडल हमारा डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ये फंडामेंटली फ्लॉड है, साइकोलॉजिकली भी और न्यूरोलॉजिकली भी। साइकोलॉजिकली सप्रेशन से वो होता है जिससे रिसर्चर्स रीबाउंड इफेक्ट या आयरॉनिक प्रोसेस थियरी कहते हैं। जब आप एक्टिवली किसी चीज के बारे में ना सोचने या फील ना करने की कोशिश करते हैं, तो आपका ब्रेन अजीब तरह से उसे आपके माइंड में और भी ज्यादा प्रेजेंट रखता है। गुस्से या एंग्जाइटी के उस बीच बॉल को पानी के नीचे ढकेलने में बहुत एनर्जी लगती है, और आखिरकार वो वापस ऊपर उछल कर आएगा, अक्सर पहले से ज्यादा फोर्स के साथ। ये गुस्से के विस्फोट, पैनिक अटैक्स या क्रॉनिक लो ग्रेड एंग्जाइटी के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। न्यूरोलॉजिकली यह आपके ब्रेन के 2 हिस्सों के बीच एक बैटल है। आपका अमिगडाला, जो एक प्राचीन फास्ट एक्टिंग इमोशनल अलार्म सिस्टम है, एक खतरे को डिटेक्ट करता है और एक फीलिंग ट्रिगर करता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके ब्रेन का ज्यादा मॉडर्न रैशनल पार्ट है, फिर ब्रेक्स मारने की कोशिश करता है। जबकि पीएफसी रेगुलेशन के लिए क्रूशियल है, कांस्टेंट फोर्सफुल सप्रेशन एक एनर्जी इंटेंसिव और अक्सर हारने वाली लड़ाई है। ये ऐसा है जैसे एक बजते हुए फायर अलार्म पर चिल्लाने की कोशिश करना, बजाय ये चेक करने के कि अलार्म बजा क्यों। इस इंटरनल वॉर की कीमत बहुत बड़ी है। कॉग्निटिव लोड, लगातार अपनी फीलिंग्स को पुलिस करने से बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है, जिससे फोकस, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कम एनर्जी बचती है। इनऑथेंटिक लिविंग, जब आप नेगेटिव इमोशंस को नम करते हैं, तो आप अक्सर पॉजिटिव इमोशंस को भी नम कर देते हैं। आप अकेले अकेले फीलिंग्स को नम नहीं कर सकते। इससे लाइफ का एक फ्लैट एंड एक्सपीरियंस होता है और दूसरों के साथ ऑथेंटिकली कनेक्ट करने में मुश्किल होती है। पुअर डिसीजन मेकिंग, अपने इमोशन से मिलने वाले डेटा को इग्नोर करके आप अंधे होकर उड़ रहे हैं। आप एक ऐसी जॉब में रह सकते हैं जो आपको दुखी करती है, या एक ऐसे रिलेशनशिप में जो आपकी बाउंड्रीज को वायलेट करता है, क्योंकि आपने उन इमोशनल सिग्नल्स को सप्रेस कर दिया है जो आपको बता रहे थे कि कुछ गलत है। कंक्लूजन साफ है, अपने इमोशंस के साथ जंग छेड़ना एक फेल्ड स्ट्रैटेजी है। ये काम नहीं करती, ये थका देती है और ये आपसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छीन लेती है। एक एल्केमिस्ट अपने रॉ मटेरियल्स को फेंकता नहीं है, वो उन्हें समझने की कोशिश करता है। इसके लिए इमोशन को देखने के हमारे नज़रिए में एक गहरा फिलॉसफिकल शिफ्ट ज़रूरी है।
इमोशनल एल्केमी का फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये है, इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते, वो इन्फॉर्मेशन होते हैं। वो आपके नर्वस सिस्टम से आने वाले रैपिड रिस्पॉन्स सिग्नल्स हैं जो लाखों सालों के एवोल्यूशन से बेहतर हुए हैं और आपको आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में अलर्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एक एल्केमिस्ट लेड को बुरा नहीं कहेगा, वो उसे एक ऐसे सब्सटेंस के रूप में देखेगा जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जिसके साथ काम किया जा सकता है। हमें अपनी फीलिंग्स के साथ भी वैसा ही करना सीखना होगा। चलिए इनमें से कुछ सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। गुस्सा हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। ये एक पावरफुल सिग्नल है कि कोई बाउंड्री वायलेट हुई है या कोई अन्याय हुआ है। ये एक एनर्जी सोर्स है जो कहता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है और इसे एड्रेस करने की जरूरत है। डर और एंग्जाइटी कमजोरी नहीं है, वो आपके माइंड का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है। वो कह रहे हैं ध्यान दो, एक पोटेंशियल फ्यूचर डेंजर है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सिग्नल शायद ओवर कैलिब्रेटेड हो, लेकिन इसका पर्पस प्रोटेक्टिव है। दुख कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिससे हर कीमत पर बचना है। यह लॉस पर एक ईमानदार रिस्पॉन्स है। यह सिग्नल करता है कि कोई चीज जिसे हम वैल्यू करते थे अब नहीं है, जो हमें स्लो डाउन करने, शोक मनाने और आखिरकार अपनी लाइफ को रीओरिएंट करने के लिए प्रेरित करता है। जॉय और एक्साइटमेंट भी डेटा हैं। वो सिग्नल करते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और हम अपनी वैल्यूज़ के अनुरूप एक रास्ते पर हैं। वो हमें बताते हैं कि किस तरफ बढ़ना है। अपने इमोशंस को अपनी कार के डैशबोर्ड लाइट्स की तरह समझो। जब चेक इंजन लाइट जलती है तो आप उस पर टेप नहीं चिपकाते और उम्मीद नहीं करते कि वो चली जाएगी। ये तो एब्सर्ड होगा। आप इंजन चेक करते हैं। आप लाइट को जांच पड़ताल के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही आपकी फीलिंग्स के लिए भी सच है। जब एंग्जाइटी की लाइट जलती है तो एल्केमिस्ट का रिस्पॉन्स उस पर टेप लगाना नहीं होता। वो क्यूरियस होता है और पूछता है, ठीक है, मेरा सिस्टम मुझे अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इस फिलॉसफी को अपनाना सब कुछ बदल देता है। यह आपको कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन से क्यूरियोसिटी की पोजीशन में ले जाता है। यह आपके इनर वर्ल्ड को एक बैटलफील्ड से सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक लेबोरेटरी में बदल देता है। आप अब अपनी फीलिंग्स के रहमो करम पर नहीं हैं, आप उनके साथ एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप में हैं। इस नई फिलॉसफी के साथ अब हम इस एल्केमिकल प्रोसेस के लिए प्रैक्टिकल 4 स्टेज फ्रेमवर्क बना सकते हैं। इमोशन एल्कीमी एक प्रोसेस है जिसे 4 अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए स्टेजेस में तोड़ा जा सकता है। इसे किसी भी इमोशन, खासकर चैलेंजिंग इमोशंस के लिए अपना कोर ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझो। स्टेज 1 ऑब्जर्वेशन, देखने और नाम देने की कला। पहला स्टेप है बस ये नोटिस करना कि एक इमोशन प्रेजेंट है और उसे लेबल करना। यह सिंपल लगता है, लेकिन ये माइंडफुलनेस का एक गहरा एक्ट है जो आपको इमोशन के अंदर होने से उसके ऑब्जर्वर बनने में शिफ्ट करता है। नोटिस करो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो। आप इस इमोशन को कहाँ फील कर रहे हो? क्या ये आपके सीने में जकड़न है, आपके चेहरे पर गर्मी, पेट में गुदगुदी? बस बिना जज किए रॉ फिजिकल सेंसेशंस को नोटिस करो। नाम दो, इमोशन को एक नाम दो। सिंपल क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। ये गुस्सा है। अच्छा, एंग्जाइटी यहाँ है। मुझे दुख की एक लहर महसूस हो रही है। द न्यूरोसाइंस, इस सिंपल से लेबल करने के एक्ट से एफएमआरआई स्टडीज में देखा गया है कि अमिगडाला यानी इमोशनल अलार्म में एक्टिविटी कम होती है और वेंट्रोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का रेगुलेटरी सेंटर में एक्टिविटी बढ़ती है। इसे नाम देना इसे काबू में करने में मदद करता है। आप अपने रैशनल माइंड को एंगेज कर रहे हैं, अपने और फीलिंग के बीच थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं। स्टेज 2 एक्सेप्टेंस, इजाजत देने और जगह बनाने का साहस। यह अक्सर सबसे मुश्किल स्टेप होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको फीलिंग पसंद है या आप उसे अप्रूव करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसकी मौजूदगी से लड़ना बंद कर देते हैं। आप उसे वहां रहने देते हैं, जैसे कोई बिन बुलाया लेकिन अनिवार्य मेहमान हो। लड़ाई बंद करो। सोच समझकर इंटरनल स्ट्रगल को छोड़ दो।
अपने जबड़े को ढीला करो, अपने कंधों को रिलैक्स करो, इमोशन की फिजिकल सेंसेशन में सांस लो, उसे जगह दो। इमोशन को अपने अवेयरनेस के विशाल आसमान में एक तूफानी बादल की तरह इमेजिन करो। आसमान बादल से लड़ता नहीं है, वो बस उसे होल्ड करता है। आप इस फीलिंग के लिए जगह बना सकते हैं बिना उसमें डूबे। द स्टोइक कनेक्शन, ये गहरी स्टोइक बात है। ये पहचानना है कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। एक इमोशन का शुरुआती उदय यानी एक इंप्रेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ आपका संघर्ष वो आपके कंट्रोल में है। स्ट्रगल को छोड़कर आप बहुत सारी एनर्जी बचाते हैं। स्टेज 3 इंक्वायरी, सवाल करने और समझने की विजडम। अब जब आपने थोड़ा स्पेस बना लिया है, आप रिएक्टिविटी से क्यूरियोसिटी की तरफ जा सकते हैं। आप इमोशनल सिग्नल की जांच शुरू कर सकते हैं। आप एक दयालु जासूस बन जाते हैं। क्यूरियस सवाल पूछो, नरमी से खुद से पूछो, इस फीलिंग को किस चीज ने ट्रिगर किया? ये इमोशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इसका पॉजिटिव इंटेंट क्या है? ये किस अधूरी जरूरत या वायलेट हुई वैल्यू की तरफ इशारा कर रहा है? इस फीलिंग के साथ कौन से थॉट्स आ रहे हैं? फीलिंग को स्टोरी से अलग करो। रॉ डेटा, एंग्जाइटी की फिजिकल सेंसेशन और आपका माइंड उसके बारे में जो स्टोरी बता रहा है, मैं इस प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगा और नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, कि बीच अंतर करो। फीलिंग सिर्फ एनर्जी है, सफरिंग अक्सर स्टोरी में होती है। स्टेज 4 ट्रांसफॉर्मेशन, अलाइन करने और एक्ट करने की स्किल। यहां एल्केमी पूरी होती है। आप अपनी इंक्वायरी से मिली विजडम का इस्तेमाल करके कॉन्शियस वैल्यू अलाइंड एक्शन लेते हैं। इमोशन की रॉ एनर्जी एक पर्पसफुल बिहेवियर में बदल जाती है। अपनी वैल्यूज को पहचानो। इस सिचुएशन में आपके लिए सच में क्या मायने रखता है? हिम्मत, दया, ईमानदारी, ग्रोथ। एक समझदारी भरा रिस्पॉन्स चुनो। इमोशन के सिग्नल और अपनी वैल्यूज के आधार पर सबसे कंस्ट्रक्टिव कदम क्या है? अगर गुस्से ने एक वायलेटेड बाउंड्री का सिग्नल दिया, तो ट्रांसफॉर्म एक्शन एक शांत, दृढ़ बातचीत हो सकती है उस बाउंड्री को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर एंग्जाइटी ने तैयारी की कमी का सिग्नल दिया, तो ट्रांसफॉर्म्ड एक्शन एक स्टडी प्लान बनाना या अपनी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करना हो सकता है। अगर दुख ने एक नुकसान का सिग्नल दिया, तो ट्रांसफॉर्म्ड एक्शन खुद को शोक मनाने के लिए समय देना, किसी दोस्त से कनेक्ट करना या अपनी यादों के बारे में जर्नल लिखना हो सकता है। सबसे जरूरी बात, कभी-कभी सबसे समझदारी भरा एक्शन कोई एक्शन ना लेना होता है, बस आराम करना और इमोशन को गुजरने देना। ऑब्जर्वेशन, एक्सेप्टेंस, इंक्वायरी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये है प्रोसेस। ये एक स्किल है, रिफ्लेक्स नहीं। इसे प्रैक्टिस की जरूरत है। अब चलिए अपने अल्केमिस्ट के लैब को हर स्टेज के लिए स्पेसिफिक टूल से भरते हैं। चलिए, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ स्पेसिफिक बैटल टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिनका आप हर 4 स्टेजेस में मास्टर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेज 1 ऑब्जर्वेशन के लिए द 30 सेकेंड बॉडी स्कैन। आंखें बंद करें और मानसिक रूप से अपने शरीर को सिर से पांव तक स्कैन करें। बस किसी भी तनाव, गर्मी, ठंडक या सुन्न होने वाले एरियाज को नोटिस करें, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। ये आपको इमोशन की फिजिकल रियलिटी में ग्राउंड करता है। इमोशनल ग्रैनुलैरिटी, सिर्फ ये ना कहें मुझे बुरा लग रहा है, स्पेसिफिक बने। क्या आप गुस्से में हैं या आप फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड या रिजेंटफुल हैं? क्या आप दुखी हैं या आप डिसअपॉइंटेड, लोनली या ग्रीविंग हैं? आपका लेबल जितना अच्छा होगा, डेटा उतना ही बेहतर होगा। स्टेज 2 एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉपिंग द एंकर, ACT से। जब आप एक स्ट्रांग इमोशन से जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो खुद को फिजिकली ग्राउंड करें। अपने पैरों को फर्श पर दबाएं। कुर्सी जो आपको सपोर्ट कर रही है उसे नोटिस करें। कमरे में देखें और 5 चीजों के नाम लें जो आप देख रहे हैं। ये आपका ध्यान इंटरनल तूफान से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, जिससे फीलिंग को बह जाने बिना अलाउ करना आसान हो जाता है। सेल्फ कंपैशन ब्रेक, डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ से। एक हाथ अपने दिल पर रखें और खुद से कहें, 1 ये एक तकलीफ का पल है। 2 तकलीफ जिंदगी का हिस्सा है। 3 मैं इस पल में खुद के प्रति दयालु रहूं। ये उस प्रवृत्ति का सक्रिय रूप से मुकाबला करता है जिसमें हम खुद को किसी खास तरह से फील करने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। स्टेज 3 इंक्वायरी के लिए कंपैशनेट जर्नलिंग, लिखें कि आप क्या फील कर रहे हैं।
हमने जो इंक्वायरी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उन्हें पूछें और जवाब लिखें। प्यारे गुस्से, तुम यहाँ मुझे क्या बताने आए हो? ये प्रोसेस को एक्सटर्नलाइज करता है और आश्चर्यजनक इनसाइट्स रिवील कर सकता है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन ACT से, इसमें आपके थॉट्स से स्पेस बनाना शामिल है। मैं एक फेलियर हूं के बजाय इसे ऐसे कहें, मुझे ये थॉट आ रहा है कि मैं एक फेलियर हूं। आप इसे एक अजीब आवाज में भी कह सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि ये थॉट एक पत्ते पर लिखा है जो नदी में बह रहा है। यह आपको ये देखने में मदद करता है कि थॉट सिर्फ मेंटल इवेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं। स्टेज 4 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए द चॉइस पॉइंट ACT से, एक सड़क पर एक कांटा विजुलाइज करें। एक रास्ता आपकी वैल्यूज से दूर ले जाता है, जैसे चिल्लाना, ताल-मटोल करना, पीछे हटना। दूसरा रास्ता आपकी वैल्यूज की तरफ ले जाता है, जैसे शांत कम्युनिकेशन, एक छोटा कदम उठाना, किसी से संपर्क करना। सोच समझकर तरफ वाला मूव चुनें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। फियर सेटिंग टिम फेरिस से, किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में एंजाइटी के लिए वर्स्ट केस सिनारियो को साफ साफ डिफाइन करें। फिर ब्रेनस्टॉर्म करें कि आप उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर वो हो गया तो नुकसान की भरपाई के लिए आप क्या कर सकते हैं। यह अनिश्चित एंजाइटी को एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान में बदल देता है, डर की एनर्जी को तैयारी के फ्यूल में बदल देता है। आज हमने अपने इमोशन से लड़ने के पुराने टूटे हुए मॉडल को डिसमेंटल किया है और उसकी जगह एक नया शक्तिशाली फ्रेमवर्क बनाया है। इमोशनल एल्केमी फ्रेमवर्क, ऑब्जर्वेशन, एक्सेप्टेंस, इंक्वायरी और ट्रांसफॉर्मेशन आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति से इंटरनल क्लैरिटी और शक्ति की स्थिति तक ले जाने के लिए आपका गाइड है। हमने इमोशंस को वैल्यूएबल डेटा के रूप में रीफ्रेम करना सीखा है, और हमने अपनी लैब को उस डेटा को समझने और उसके साथ काम करने के लिए प्रैक्टिकल टूल से लैस किया है, उसे विजडम में बदलकर। इस प्रैक्टिस का गोल एक शांत, इमोशनलेस जीवन बनाना नहीं है। इमोशन के पूरे स्पेक्ट्रम के बिना जीवन एक बेरंग जीवन होगा। गोल आपके अंदर अवेयरनेस का एक अटल कोर बनाना है, जो मनुष्य के अनुभव के अनिवार्य तूफानों और धूप को कुशलता से नेविगेट कर सके। यह गहरी कॉन्फिडेंस के साथ ये जानना है कि आपके अंदर जो कुछ भी उठे, आप उसे हैंडल कर सकते हैं। यही सच्चे मेंटल रेजिलियंस और आज़ादी की नींव है। यह अपने इनर स्टेट का एक प्यादा होने से उसके सम्राट बनने का शिफ्ट है। एल्केमिस्ट अपनी कला प्रैक्टिस से सीखता है। इस हफ्ते आपका चैलेंज सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। अगली बार जब आप एक चैलेंजिंग इमोशन फील करें, फ्रस्ट्रेशन की एक लहर, एंजाइटी की एक तीस या निराशा की एक लहर, तो बस रिएक्ट ना करें, रुकें और चारों स्टेजेस से गुजरें। ऑब्जर्व, फीलिंग को नाम दें, एक्सेप्ट, उसे एक पल के लिए वहां रहने दें, इंक्वायर करें कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा एक्शन चुनें जो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन हो। नोटिस करें कि क्या होता है। रिएक्टिविटी से रिसोर्सफुलनेस के इस शिफ्ट को नोटिस करें। मुझे खुशी होगी अगर आप अपनी प्रैक्टिस से मिली कोई भी इंसाइट नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर ये फ्रेमवर्क आपके साथ रेजोनेट करता है और आप एक माहिर दिमाग के लिए टूल्स बनाना जारी रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ माइंड फॉर्ज को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रैक्टिकल थिंकर्स की कम्युनिटी में शामिल हों। आपके ध्यान और अंदर देखने की हिम्मत के लिए धन्यवाद। अब जाएं और एल्केमिस्ट बनें।